भारत की विदेश नीति में कुछ साल पहले तक बिना अवामी लीग के चुनाव और बीएनपी के सत्ता में आने को एक बड़े झटके के रूप में देखा जाता था, लेकिन अब तस्वीर बदलती दिख रही है। अब भारत तारिक रहमान और उनकी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के सत्ता में आने पर स्वागत करने में कोई कसर नहीं छोड़ता दिख रहा। बिना अवामी लीग के बांग्लादेश में चुनाव पर भी भारत ने आपत्ति नहीं जताई। बात केवल बीएनपी तक सीमित नहीं है। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री बांग्लादेश के जमात-ए इस्लामी के अमीर शफीकुर रहमान से भी मिल रहे हैं। इस मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की जा रही हैं। जमात से मिलने की सार्वजनिक सूचना देना एक अहम टर्न माना जा रहा है। 12 फरवरी को हुए आम चुनाव में तारिक रहमान के नेतृत्व वाली बीएनपी को जीत मिली। 13 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई देने में बिल्कुल देरी नहीं की। उन्होंने एक्स पर संदेश पोस्ट किया, फिर तारिक रहमान को फोन कर बातचीत की। शपथ ग्रहण समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पहुंचे। पीएम मोदी ने एक पत्र लिखकर बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री को भारत आने का निमंत्रण भी दिया, लेकिन तारिक रहमान ने न्योता स्वीकार किया या नहीं, इस पर अब तक कुछ नहीं बताया गया है। प्रधानमंत्री मोदी के इस रुख से साफ है कि भारत गर्मजोशी दिखा रहा है और अंतरिम सरकार के दौरान रहे तनावपूर्ण रिश्तों से बाहर निकलना चाहता है। हालांकि तारिक रहमान की तरफ से वैसी सार्वजनिक गर्मजोशी अब तक नहीं दिखी। एक दिन बाद बीएनपी के आधिकारिक एक्स अकाउंट से पीएम मोदी की पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए शुक्रिया कहा गया, लेकिन तारिक रहमान के निजी अकाउंट से कुछ नहीं कहा गया। बांग्लादेश पर नजर रखने वाले मानते हैं कि जमात के विपक्ष में रहते हुए तारिक रहमान के लिए यह आसान नहीं है कि वो भारत के साथ रिश्तों पर ऐसा संदेश दें जिससे लगे कि बीएनपी सरकार भारत के हितों के लिए काम कर रही है। दक्षिण एशिया की जियोपॉलिटिक्स पर नजर रखने वाली निरुपमा सुब्रमण्यम से जब पूछा गया कि भारत जितना खुलकर स्वागत कर रहा है, उसे तारिक रहमान हाथों हाथ क्यों नहीं ले रहे हैं, तो उन्होंने कहा, तारिक रहमान और भारत के बीच का अतीत बहुत अच्छा नहीं रहा है। 2001 से 2006 तक जब खालिदा जिया प्रधानमंत्री थीं, तब बांग्लादेश में भारत के तत्कालीन उच्चायुक्त ने मुझसे कहा था कि तारिक रहमान वहां के संजय गांधी थे, लेकिन भारत के पास अब तारिक से बेहतर विकल्प नहीं है। भारत ने पहले कहा था कि वह चुनी हुई सरकार से बात करेगा और अब वहां के लोगों ने जनादेश दे दिया है। ऐसे में भारत स्वागत ही कर सकता था। दरअसल शेख हसीना की अवामी लीग के बाहर होने के बाद बीएनपी को एक मध्यमार्गी पार्टी के रूप में देखा जा रहा है। बीएनपी जमात नहीं हो सकती क्योंकि मुक्ति संग्राम में तारिक रहमान के पिता जियाउर रहमान शामिल थे। बीएनपी जमात की तरह मुक्ति संग्राम को खारिज नहीं करती। शेख हसीना के उलट बीएनपी मुक्ति संग्राम और इस्लाम के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करती है, लेकिन जमात के विपक्ष में रहते हुए यह संतुलन आसान नहीं होगा। अगर जमात इस्लाम की अतिवादी लाइन की ओर बढ़ती है तो बीएनपी के लिए संतुलन बनाना मुश्किल होगा। जमात इस्लामी इस बार चुनावी राजनीति में काफी मजबूत बनकर उभरी है। जमात के नेतृत्व वाले गठबंधन को 77 सीटें मिली हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर महेंद्र पी लामा कहते हैं, जमात जिस हद तक खतरा भारत के लिए बनेगी, उतना ही बीएनपी के लिए भी बनेगी। बांग्लादेश में अब कोई तीसरी पार्टी नहीं है। बीएनपी और जमात एक दूसरे के खिलाफ एक झटके में नहीं हो सकती। दोनों ने मिलकर शेख हसीना को हटाया है। दोनों आमने सामने होंगी, लेकिन इसमें अभी वक्त लगेगा। वो ये भी कहते हैं कि थोड़ा इंतजार कीजिए, अवामी लीग भी बीएनपी को समर्थन दे सकती है। चीन और पाकिस्तान सहित अन्य क्षेत्रीय देशों के साथ संबंधों पर पूछे गए सवाल के जवाब में तारिक रहमान ने कहा था, अगर कोई बात बांग्लादेश के लिए हित में नहीं होगी तो स्वाभाविक रूप से हम उस पर भी नहीं चल सकते। मुझे पूरा विश्वास है कि पारस्परिक हित ही हमारी पहली प्राथमिकता होगी। यानी भारत को लेकर वो खुलकर कुछ कहने से परहेज कर रहे हैं। इसी साल गंगा वाटर ट्रीटी के 30 साल पूरे हो रहे हैं और इसे आगे बढ़ाने के लिए नई संधि करनी होगी। बीएनपी इस संधि को भारत की ओर झुका हुआ बताती रही है और विरोध भी करती रही है, लेकिन सरकार में रहते हुए उसने इसे कभी रद्द नहीं किया। अब नई सरकार के रूप में उसे ही इसे नए सिरे से देखना होगा।